हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल, इस कंप्लीट चैप्टर को आज इसके सारे कंसेप्ट्स और थ्योरम्स के साथ हम कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को दो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा टॉपिक, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल सबसे फर्स्ट टॉपिक ये होता है। और उसके बाद हमें ये बात करनी होती है कि नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ये टोटल हमें दो टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेंजेंट टू ए सर्कल की, आखिर एक सर्कल पे टेंजेंट होता क्या है समझो जरा। कि अगर कोई सर्कल है, मान लो अब सर्कल क्या होता है कि सर सर्कल एक प्लेन पे कोई ऐसा फिगर हम ड्रॉ करें जिसपे सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऐसे शेप को आप क्या कहते हो, सर्कल कहते हो। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे आप सेंटर के नाम से जानते हो। अगर इस सेंटर को अगर हम बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे अगर किसी भी पॉइंट से हम ज्वाइंट कर दें तो ये क्या कहलाती है सर, उस सर्कल की रेडियस कहलाती है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। अब यहां पे अगर मान लो इसी प्लेन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन हम ड्रॉ करें जो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे जस्ट टच करते हुए निकल जाए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये क्या कहलाती है, इस सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट, ये लाइन को ही हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टच करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से आप जानते हो। मान लो अब ये तो टेंजेंट की हमने बात कर ली। अब मान लो सर्कल, इसी प्लेन पे अगर कोई दूसरी लाइन होती और वो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती, तो उस केस में फिर आप इसे टेंजेंट नहीं कहते। इसे आप क्या कहते कि सर, इसे हम क्या कहते, सेकेंड कहते। तो टेंजेंट हमें पता लग गया कि सर टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जाती है। और टेंजेंट जो होती है, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें क्या पता लगे कि एक तो टेंजेंट जो होती है वो हमेशा रेडियस पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक सर्कल क्या होता है कि सर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। अब एक इस सर्कल के ऊपर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेंजेंट, कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है कि सर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। तो नंबर, हमने सबसे पहले बात कर ली टेंजेंट टू ए सर्कल की। अब नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस कि मान लो केस 1, अगर हम बात करें सबसे पहले केस फर्स्ट की, तो फर्स्ट केस क्या होता है कि मान लो कोई ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, कि कोई पॉइंट है और वो सर्कल के अंदर लाई करता है, कि सपोज ये पॉइंट P है, ये सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है। तो इस केस में इस पॉइंट से तो कितनी लाइंस क्रॉस हो सकती है सर, इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस हो सकती है। इस पॉइंट से तो मैं इनफाइनाइट लाइंस को क्रॉस करा सकता हूं कि सर ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई, कितनी भी लाइंस आप इसमें से ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस इसमें से जा सकती है। लेकिन ये सभी लाइंस इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। अगर दो पॉइंट पे कट करती है तो फिर उसे हम टेंजेंट नहीं कहते। तो इस केस के अंदर, जब केस 1 हम बात कर रहे हैं, पॉइंट P कहां है, सर्कल के अंदर है, तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए सर, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। तो इस केस में हम कहते हैं नो टेंजेंट। कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस केस में कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वही मैं बात करूं सेकंड केस की, केस सेकंड क्या है कि सर पहले क्या था कि पॉइंट सर्कल के अंदर था। अब मान लो कि पॉइंट कहां आ जाए, सर्कल के बाउंड्री पे आ जाए, कि पॉइंट जो है वो कहां उठ के आ जाए, पहले अंदर था अब उठ के थोड़ा सा बाहर आ गया। सपोज ये पॉइंट P यहां पे आ गया। अब इस पॉइंट P से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है कि सर इस पे अगर हम देखें तो यहां पे इस पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं
सिर्फ एक सिंगल, क्योंकि इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस होगी, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस पे टेंजेंट होगी, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोई भी और लाइन इस पे ड्रॉ करूंगा, कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो सब लाइंस क्या करेगी, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, तो वो उस केस में वो टेंजेंट नहीं होगी। तो टेंजेंट कितनी मिलेगी, ओनली 1। तो हम कहेंगे इस केस में ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट होता है। अब वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट केस की, सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा केस नंबर 3। केस 3 कहता है कि अब मान लो पहले क्या था कि सर पहले पॉइंट P सर्कल के अंदर था, अब पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पे आ गया, और अब इस केस के अंदर मान लो कि सर ये सर्कल है और पॉइंट P इस बार कहां आ गया, सर्कल के बाहर आ गया, सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट P यहां पे है। तो इस केस के अंदर हम यहां पे इस पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहां से एक लाइन तो ये ड्रॉ हो जाएगी और एक लाइन ये वाली इस पे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। यहां पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, ये पॉइंट ए, सपोज इसे ए कहता हूं, और इस पॉइंट को अगर हम बी से डिनोट करें तो ए और बी क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं वो जरा समझो। कि सबसे पहले मैं कहता हूं कि सर ये सर्कल का सेंटर है, सपोज सेंटर है O, तो इस O सेंटर को अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइंट करूंगा तो ये क्या होगी, रेडियस। O को अगर हम B से ज्वाइंट करेंगे तो ये भी क्या होगी, रेडियस। ये दोनों क्या है, रेडियस। तो इस केस के अंदर हम बोलते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे फर्स्ट रिजल्ट हम यहां पे नोट करते हैं, नोट करो। फर्स्ट रिजल्ट तो हमारे पास ये आता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है तो दोनों की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर PA इज इक्वल टू PB होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये ऐसा होता क्यों है, अगर मैं इसको प्रूफ करने जाता हूं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर इस एक्सटर्नल पॉइंट P को सेंटर O से आप ज्वाइंट कर दो। जैसे ही आपने ज्वाइंट किया तो यहां पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, एक है ट्रायंगल OAP। कौन कौन से ट्रायंगल फॉर्म हुए कि सर, एक तो ट्रायंगल OAP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है कि सर ट्रायंगल OBP। और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। बोलो क्यों, कैसे, अभी देखो जरा कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच बन रहा है तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का होगा। ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल 90 डिग्री के। अच्छा, ये सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल की रेडियस, ये भी इक्वल। अच्छा, ये लाइन इनमें क्या हो जाती है, कॉमन। तो यहां पे आप बोलते हो सर ये राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, इसे कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट बताते हो तो फिर हम बोलते हैं कि सर CPCT से PA जो है वो PB के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप PA को PB के इक्वल प्रूफ करते हो। ये आपकी थ्योरम नंबर 10.2 है। ओके, अच्छा, अब ये जब आपने प्रूफ किया तो इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं देखने को कि अगर हम देखें तो OAPB ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स 90 डिग्री के, तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 हो गया तो टोटल हो गया 180। और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम अगर 180 हो चुका है तो रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम भी कितना होगा सर, 180 होगा। और जब 2 एंगल्स का सम 180 होता है तो इसका मतलब वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें कि एंगल O और एंगल P कि ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, एंगल O और एंगल P, कि एंगल P जो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है और एंगल O जो इन रेस्पेक्टिव टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल है। तो एंगल P एंड एंगल O कैसे होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंट किया। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया तो CPCT से जब आपने ये कहा PA PB के इक्वल है तो आप ये भी तो कह सकते थे कि सर ये वाला एंगल, सपोज इसको एंगल 1 कहता हूं, इस वाले एंगल को 2 कहता हूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ये लाइन OP क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली मैं ये भी तो कह सकता था सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा CPCT से, सपोज इसे एंगल 3 इसे एंगल 4 कहते हैं तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यानी कि सर ये जो OP लाइन है वो क्या कर रही है, इस एंगल P को और इस एंगल O को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हम ये भी कहते हैं कि इसमें नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है कि OP बाइसेक्ट एंगल P एंड एंगल O, इन दोनों को
बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब साथ ही जब आपने बोला कि सर ये बाइसेक्ट हो रही है, तो ये जो ट्रायंगल OAP फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री। ये एंगल इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का है, तो रिमेनिंग टू एंगल, एंगल 1 और एंगल 3, इनका सम कितना होगा 90। जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो नेक्स्ट रिजल्ट कि सर एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 1, और सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर। तो जब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो इससे हमारे पास ये सभी रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको को क्वेश्चंस को प्रूफ करने और उसमें सॉल्यूशंस निकालने में बहुत हेल्प करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट सर्कल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसके सभी थ्योरम्स, इन सबको हमने एक सिंगल पेज पे माइंड मैप उसका क्रिएट कर दिया। अगर आप इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है कंप्लीट सर्कल चैप्टर का, आप उसको कंप्लीट डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस।